सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। टैक्स ऑडिट क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा, आपको इनकम को समझना पड़ेगा। हम जो इनकम कमाते हैं वो इनकम हमें दिखानी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब हम अपनी इनकम को दिखाते हैं तो फिर उसके बाद हमारी उस इनकम पर टैक्स लायबिलिटी की क्या होती है, कंप्यूटेशन होती है, और जो टैक्स लायबिलिटी हमारी बनती है उसके अनुसार हमें टैक्स चुकाना होता है। अब आपने जो भी इनकम कमाई है, आपने वेरियस जो गवर्नमेंट के जो कंप्लायंसेस हैं वो सही तरीके से उसको पालन किया या नहीं किया, जीएसटी कंप्लायंस, इनकम टैक्स कंप्लायंस, टीडीएस टीसीएस के कंप्लायंसेस, और अलग से कोई ईपीएफ ईएसआई के कंप्लायंसेस, इन सबको आपने ध्यान में रखा या नहीं रखा। भारत में जो विभिन्न तरीके के जो लॉ बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, जो आपको अपनी बुक कीपिंग में ध्यान में रखने होते हैं, जो आपको अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते वक्त ध्यान में रखने होते हैं, आपको उनको ध्यान में रखा या नहीं रखा, इसको ऑडिट जो है वो वेरीफाई करती है। आपने लोगों से टैक्स लेके सरकार को चुकाया नहीं चुकाया, क्योंकि कई बार आपकी लाइबिलिटी बन, जैसे जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है, जहां पर बिजनेसेस की ये लाइबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है कि वो जीएसटी लेके गवर्नमेंट को चुकाए। फॉरवर्ड चार्ज में, रिवर्स चार्ज में आपकी लाइबिलिटी का आपने पेमेंट किया या नहीं किया। टीडीएस टीसीएस का आपने कलेक्शन या डिडक्शन करके आपने गवर्नमेंट को टाइमली चुकाया नहीं चुकाया, इसकी वेरिफिकेशन भी टैक्स ऑडिट करते ही, याद रखिएगा, जिससे टैक्स की चोरी ना हो सके। उसके अलावा आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, आप अपनी बुक्स जो तैयार कर रहे हैं, वो आपने सही तरीके से, एक्यूरेट तरीके से मेंटेन की या नहीं की, ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। सेक्शन 44AA बताता है हमें कि अपने को किन किन व्यापारियों को या किन किन लोगों को कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, कौन सी बुक्स मेंटेन करना है, ये रूल नंबर 6F बताता है। आपने जो अपनी डे टू डे जो जर्नल एंट्रीज, जो जर्नल बुक्स में की, वेरियस सब्सिडरी बुक्स में की, आपने जो लेजर पोस्टिंग की, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये कौन चेक करता है? ऑडिटर चेक करता है। टैक्स ऑडिट में ये सारी चीजें क्या होगी? चेकिंग होगी, एनालिसिस, वेरिफिकेशन होगी इन सब का, और कहीं कोई गलती है तो उसे रेक्टिफाई भी किया जाएगा। तो टैक्स ऑडिट कहीं ना कहीं हमें एजुकेट भी करता है, हमारी एजुकेशन को भी बढ़ाता है कि अगर सपोज मेरा कोई बिजनेस है और वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आ रहा है, तो मेरे को ये भी धीरे धीरे समझ में आ जाता है, जो ऑडिटर मेरी ऑडिट करता है और वो मेरी गलतियां मुझे बताता है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए बोलता है, तो धीरे धीरे आप एडुकेट भी होते जाते हैं कि आपको ये गलती दोबारा अगली बार नहीं करनी। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टैक्स ऑडिट? कंप्लायंस वेरिफिकेशन, टैक्स रेवेन्यू की वेरिफिकेशन, आपने टैक्स रेवेन्यू टाइमली कलेक्ट की नहीं की, चुकाई नहीं चुकाई, उसकी वेरिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना, आपने एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया नहीं बनाया, एज वेल एज हमारी एजुकेशन, ताकि हम प्रॉपर वे में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार अपनी बुक कीपिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हमें टैक्स ऑडिट बताता है। लेकिन आज की जो मेरी क्लास है, मैं आपको आज ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट जो टैक्स ऑडिट के होते हैं वो कवर करूंगा। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहता हूं, ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि इनकम टैक्स ऑडिट क्या होती है, टैक्स ऑडिट क्या होती है, किसे कराना होता है, किसे नहीं कराना होता है, ऑडिटर कौन होता है, उसको कौन सी रिपोर्ट बनानी होती है, ऑडिट नहीं कराने पे क्या पेनल्टी के प्रोविजन है, ऑडिट कब करानी होती है, कौन करा सकता है, क्या नॉर्म्स है, 44AD क्या है, 44ADA क्या है, ये सारी चीजें हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इन डिटेल में ये क्लास पढ़ाने वाला हूं। लेकिन आपको मैं ये भी बताऊंगा कि टैक्स ऑडिट का एक सेपरेट कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, आपको मेरी एप्लीकेशन पर, कॉमर्स हब की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये रनिंग बैच है, रेगुलर बेसिस पर इसमें वीडियो ऐड होती जाएगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीटली सारे जो प्रोविजंस हैं और सारे एस्पेक्ट्स हैं टैक्स ऑडिट को लेकर, वो इस कोर्स में हम लोग कवर कराएंगे। चलिए, ये पहली क्लास है टैक्स ऑडिट की जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑडिट का मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले तो देखिए, टैक्स ऑडिट को समझने से पहले क्या समझना है? ऑडिट को समझना है। ऑडिट का मतलब होता है इंस्पेक्शन, ऑफिशियल इंस्पेक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अकाउंट्स, अपनी जो रिपोर्ट्स बनाई हैं, वो उसने सही तरीके से बनाई या नहीं बनाई है, इसको एक व्यक्ति जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है? इंस्पेक्ट करता है।
ऑफिशियली इंस्पेक्ट करता है, चेकिंग करता है कि आपने सारे नॉर्म्स के अनुसार अपनी बुक्स बनाई या नहीं बनाई है। आपने सपोज आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी पोर्टल पर आपका क्या डेटा गया, इनकम टैक्स में भी सेम डेटा जाना चाहिए, तो वो ये भी चेक करता है कि आपने जीएसटी के रिटर्न एक्यूरेट फाइल किए नहीं किए। टीडीएस जहां कटना था या काटना था वहां आपने काटा या नहीं काटा, कहीं टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी हो रही थी तो उसके प्रोविजंस आपने ध्यान में रखे या नहीं रखे। तो ये सारी चीजें टैक्स ऑडिट में कवर होती है, याद रखिएगा, ऑडिटर कवर करता है, यानी ऑफिशियली इंस्पेक्शन करना अपनी बुक्स का ऑडिट कहलाता है। और साथ ही साथ में सिर्फ इंस्पेक्शन करने से काम नहीं चलेगा, वो रिपोर्ट भी सबमिट करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट भी सबमिट करेगा कि मैंने इनकी बुक्स की ऑडिट की है और मेरे नॉलेज में ये बुक्स कंप्लीटली एक्यूरेट है। आप समझिए ऑडिट के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिमिटेड होंगे, 50,000 मान लो 50,000 एम्प्लॉयज हैं इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लो, और टैक्स जो आईटीआर फाइलर हैं, आईटीआर फाइलिंग जो होती है वो होती है करोड़ों में। मान लो 5 करोड़ 10 करोड़ आईटीआर फाइलर है। अब आप ये समझिएगा कि हर साल 10 करोड़ लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं माना कि, और उसको चेक करने के लिए 50,000 या 1 लाख आदमी है, तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हर आईटीआर को डिटेल में गहन जांच पड़ताल की जा सके। पॉसिबल है क्या बताओ? अगर आपको बोला जाए कि एक साल में कि भाई ये 10,000 लोग हैं, इनके आपको आईटीआर चेक करने हैं, आप अकेले को कितना दिया गया डेटा? 10,000 दिया गया, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट आज की तारीख में क्या करते हैं? आज की तारीख में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। आपका जो आईटीआर वेरिफिकेशन होता है वो किससे होता है? सॉफ्टवेयर से होता है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर में आप एक्यूरेसी को कैसे चेक करोगे? जो डेटा टैक्स पेयर ने प्रोवाइड किया है वो डेटा सॉफ्टवेयर चेक करेगा खाली कि वो सही है किया नहीं किया। अच्छा, सॉफ्टवेयर के पास क्या आपसे रिलेटेड डेटा होता है? एआईएस में आपसे रिलेटेड डेटा होता है 26AS में, तो सॉफ्टवेयर ज्यादा क्या करेगा? एआईएस और 26AS को आपके आईटीआर के साथ क्या करेगा? मैच करेगा। तो वो मैच आदमी अगर चालाक है तो वो अपने एआईएस और 26AS में दिखने वाली रिपोर्ट को अपने आईटीआर में शामिल कर देगा, तो मिसमैच का कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऐसे केस में आप समझिए इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हर एक व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न क्या किया जा सके? चेक किया जा सकता है गहन तरीके से। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑडिट की प्रोविजन बनाया कि भाई हमारे पास तो स्टाफ क्या है? लिमिटेड है, हम तो उसको चेक नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिट कौन कर सकता है? एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है, याद रखिएगा। सीए ही ऑडिट कर सकता है इंडिया में टैक्स ऑडिट, और वो भी प्रैक्टिसिंग सीए जिसके पास मेंबरशिप हो आईसीएआई की, वही ऑडिट कर सकता है। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नियम बनाया, उस केस में क्या नियम बनाया कि जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ऑडिट करेगा, वो अपना ऑफिशियली स्टाम्प लगाएगा कि भाई मैंने इनका बुक्स चेक कर लिया है, मेरी तरफ से, मेरे बिहाफ पर, मेरे बिलीफ में ये कंप्लीटली क्या है? सही है। तो ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो एसएससी होता है उसकी बुक्स को बड़ी गहन तरीके से क्या करे? स्क्रूटनी करे, जांच पड़ताल करे, और उसके बाद वो अपनी एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करे कि मैंने ऑडिट कर दी है। ठीक है, वो ऑथेंटिकेट करे उसके डेटा को। तो ऑडिट का मतलब यही होता है कि ऑफिशियली इंस्पेक्ट करना अकाउंट्स को या बुक्स को एसएससी की, और वो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। और इस केस में आप समझ लीजिए कि इसी को हम कहते हैं टैक्स ऑडिट। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं टैक्स ऑडिट। ऑलराइट, अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से पॉइंट अभी मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ऑलराइट, तो आप समझिए हम लोग आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं कि एक तो ऑडिट क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडिट के, टर्नओवर लिमिट क्या, ऑडिट किसको कराना होता है, किसको नहीं कराना होता है, क्या अदर रिक्वायरमेंट्स है, अदर लॉ की रिक्वायरमेंट है टैक्स ऑडिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म्स टैक्स ऑडिट के लिए होते हैं, लास्ट डेट टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट क्या होती है बेसिकली, और कैसे टैक्स ऑडिट होती है, कैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश होती है, अगर आप ऑडिट नहीं कराओगे टाइमली तो क्या पेनल्टी के प्रोविजन है, ये सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है। लेकिन अब हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए, इंफोग्राफिक तरीके से आपके सामने मैंने एक पिक्चर ओपन कर रखी है। यहां पर मैंने 3 कैटेगरी बना रखी है। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, सरकार ने
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ विशेष प्रकार के प्रोफेशनल, लॉयर, एडवोकेट, जो एडवोकेट होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, समझ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के केस में याद रखिएगा, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो अगर आपकी सालाना ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है, कितनी, 50 लाख से ज्यादा है ग्रॉस रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है, मैंने रिसिप्ट वर्ड क्यों यूज किया, मैंने टर्नओवर वर्ड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हैं। तो ऐसे केस में अगर उनकी 50 लाख से ज्यादा की सालाना रिसिप्ट हो रही है तो उनको 44AB के अंतर्गत ऑडिट कराना क्या है, अनिवार्य, यानी टैक्स ऑडिट कराना उनको अपनी बुक्स का जरूरी है। 50 लाख से कम रिसिप्ट है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। किस केस में, स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में। ऑलराइट, मतलब प्रोफेशनल को ऑडिट कब करानी है, जब उनकी एनुअल रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा हो। बिजनेसेस के केस में बात करें तो बिजनेस के केस में जब आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा हो तो आपको ऑडिट करानी, 1 करोड़ से ऊपर पर ऑडिट करानी, तब करानी जब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इनकम नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, आप 44AD में नहीं जा रहे हैं, आप काल्पनिक आय वाले सेक्शन में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आपको यह भी बता दूं मैं कि अंडर सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव बेसिस पर एक बिजनेसमैन अपनी ITR फाइल कर सकता है और उस केस में लिमिट होती है 2 करोड़ की। कितनी, 2 करोड़ की, याद रखिएगा। और अगर सामने वाले का मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से हो रहा है, लेन देन किससे हो रहा है, 95% ट्रांजैक्शन आप डिजिटली कर रहे हैं लेन देन, तो उस केस में आपको अभी 2025 में ये लिमिट बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है। तो आप समझ लीजिए कि 2 करोड़ रुपए तक भी टर्नओवर है और आप 44AD में अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप एक्चुअल बेसिस पर अपना ITR भर रहे हैं तो आपको 1 करोड़ से ऊपर पर ऑडिट कराना पड़ेगा, 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर पर ऑडिट करानी पड़ेगी बिजनेसेस को, याद रखिएगा। एक और बात बता देता हूं कि अगर आप 1 करोड़ से ऊपर भी हैं लेकिन आपका 95% से ज्यादा का, 95% मैं उल्टा बोल रहा हूं आपको, मैं बता दूं, 5% से कम है आपका कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, आपके टोटल टर्नओवर का 5% से कम कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट है, तो उस केस में आपको 10 करोड़ तक भी ऑडिट नहीं करानी, 10 करोड़ तक टर्नओवर पर भी ऑडिट नहीं करानी। अगर आप मैक्सिमम, इसलिए मैं कह रहा हूं 95% से ज्यादा का लेन देन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की टोटल इनकम ऑनलाइन है, टोटल इनकम ऑनलाइन है, तो उस केस में उसको 3 करोड़ रुपए तक भी ऑडिट नहीं करानी, अगर वो 44AD में जा रहा है प्रिजम्पटिव में। और अगर वो 44AD में नहीं जा रहा और एक्चुअल में जा रहा है, एक्चुअल बुक्स मेंटेन करता है, तो 10 करोड़ तक ऑडिट नहीं करानी उसको, याद रखिएगा। तो नॉर्मली अगर आप सिंपल भाषा में बात करें तो आपको ये याद रखना है कि 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर पर ऑडिट करानी बिजनेसेस को। और अगर बिजनेस का 95% से ज्यादा का जो रिसिप्ट है, टर्नओवर है, वो किसमें हो रहा है, डिजिटली हो रहा है, तो उस केस में उसको 10 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पर ऑडिट करानी। ऑलराइट, अब मैं मेरी बात बताता हूं, देखिए आप समझिएगा। मेरी 2 तरीके से इनकम होती है, मान लो। पहला, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज सेल होते हैं, और दूसरा, मेरे को यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट होता है। ये 2 तरीके की मेरी इनकम है। तो आप समझिए दोनों तरीके में मुझे पैसा कैसे मिल रहा होगा, डिजिटली मिल रहा होगा, खाते में पैसा आ रहा होगा। तो मैं कौन हो गया, मैं एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो गया। सपोज मैं एक ट्रेनर हूं, तो मैं प्रोफेशनल हूं, तो उस केस में मेरे को 50 लाख की जगह 75 लाख का फायदा मिल जाएगा और ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो रिसिप्ट है वो किसमें हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। ऑलराइट, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट 5% से कम है आपके टर्नओवर में, तो फिर आपको 10 करोड़ की लिमिट मिलेगी, अन्यथा आपको 1 करोड़ की लिमिट मिलेगी। यानी प्रोफेशनल को 50 लाख की लिमिट मिलती है, बिजनेस को 1 करोड़ की लिमिट मिलती है। इससे नीचे में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे ऊपर जाने पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा। और यह भी मैं आपको बता देता हूं, प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, प्रोप्राइटरशिप, यानी इंडिविजुअल और HUF के केस में ये नियम लागू होते हैं। आप सपोज कोई कंपनी है, रजिस्टर्ड एसएससी हैं आप कोई ट्रस्ट हैं, आप कोई सोसाइटी हैं, तो फिर ये आपको वहां पर तो कंपल्सरी टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
स्पेशल केसेस में मतलब अभी मैं बता रहा था प्रिजम्पटिव इनकम टैक्सेशन पॉलिसी के अंतर्गत 44 एडी जो कि बिजनेसेस पे लागू होता है, 44 एडीए जो कि सर्विसेज और प्रोफेशनल पर लागू होता है। उस केस में आपको मैं एक नियम बताता हूं कि देखिए, अगर आप ये, चलिए मैं आपको 44 एडी और एडीए के ऊपर बात करता है। पहले हम एडी पे बात करते हैं। आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है 44 एडी का। 44 एडी लागू होता है बिजनेस पर। किस पे? अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आप अपनी प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप काल्पनिक आधार पर अपनी आय दिखा सकते हैं। और यहां पर काल्पनिक आधार पर जो आय दिखानी होती है वो हमें दिखानी होती है, हमारा अगर कैश रिसिप्ट है तो उस पर 8% प्रॉफिट दिखाना हमें। मान लो मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर है, 1 करोड़ में से 50 लाख का टर्नओवर मेरा कैश में हुआ। किसमें? 50 लाख कैश में, और 50 लाख मुझे बैंक में आया। तो जो मेरा कैश टर्नओवर है उसका 8% मुझे प्रॉफिट दिखाना मिनिमम, और जो मेरा बैंकिंग या डिजिटल टर्नओवर है उस पर मुझे 6% प्रॉफिट दिखाना। ये होता है 44 एडी में, मिनिमम प्रॉफिट इतना डिक्लेयर करना है। अब कोई व्यक्ति अगर चाहे कि यार मेरा तो 8 भी नहीं हो रहा है, मान लो आप एक गोल्ड के व्यापारी हो और आपको 8% जितना प्रॉफिट नहीं है, आपका खर्चा ज्यादा है, तो उस केस में फिर आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। यानी अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पॉलिसी अंडर सेक्शन 44 एडी एंड 44 एडीए आपको मिनिमम प्रॉफिट दिखाना है गुड्स के मतलब आप 44 एडी में तो 8% और 6% है, और 44 एडीए के अंदर प्रोफेशनल है तो 50% है, 50% आपको अपना प्रॉफिट दिखाना है। समझना। मान लो आप एक एडवोकेट हैं और आप 44 एडीए में अपना रिटर्न भरने जा रहे हैं और आपकी टोटल रेवेन्यू जो रिसिप्ट हुई है वो 24 लाख रुपए की होगी साल की, तो आपको 12 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना है मिनिमम। आप बोलो सर मेरा 12 लाख का होता ही नहीं है, खर्चे हैं मेरे, तो फिर आप अपनी बुक्स मेंटेन करिए, प्रॉपर बुक्स मेंटेन करिए, इनकम और एक्सपेंस का क्या रखिए, रिकॉर्ड रखिए, और आप अपने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट सब कुछ बनाइए। एग्जैक्ट आप रिपोर्टिंग किसके अनुसार करें? एक्चुअल बेसिस पर रिपोर्टिंग करें। तो उस केस में अगर आप 50% से कम का प्रॉफिट दिखाने जा रहे हो इस सेक्शन के अंदर या इस सेक्शन के अंदर, तो आपको ऑडिट कराना क्या हो जाएगा? मैंडेटरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप बुक्स मत बनाओ, आपकी जो सेल होगी उसका 8% हमें दे दो। आप अब ये बोल रहे हो कि मेरा तो 8 भी नहीं होता, तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी फिर ऑडिट करा। तेरा ऑडिट में अगर तू ऑडिट कराएगा और ऑडिट में अगर तेरा 5% भी निकल कर आएगा तो हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन तुझे क्या करानी पड़ेगी? ऑडिट करानी पड़ेगी, राइट? तो आपने अभी अभी देखा कि अभी देखिए मैं वापस से थोड़ा सा रिवीजन टाइप में आपको बता रहा हूं। प्रोफेशनल है 50 लाख से ऊपर की आपकी एनुअल रिसिप्ट होने पर आपको ऑडिट कराना अनिवार्य है। बिजनेस है 1 करोड़ से ऊपर पे ऑडिट कराना अनिवार्य है, लेकिन अगर बिजनेस में ज्यादातर रेवेन्यू जो मिल रहा है आपको वो बैंक से मिल रहा है तो ये लिमिट आपकी 10 करोड़ की हो जाए। प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स पॉलिसी में जा रहे हो, 44 एडी में अपना आईटीआर भर रहे हो, तो मिनिमम 8% या 6% प्रॉफिट दिखाना, उससे कम दिखाने जाओगे तो ऑडिट करानी पड़ेगी। और 44 एडीए में प्रिजम्पटिव आधार पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, तो मिनिमम 50% प्रॉफिट दिखाना, उससे कम दिखाने जाओगे तो ऑडिट करानी पड़ेगी। ये है ऑडिट की लिमिट, याद रखिएगा, रह जाएगी याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगेन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि व्हाट इज टैक्स ऑडिट। बेसिकली ऑडिट क्या होता है? हमने जो बुक्स प्रिपेयर किए, हमने जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उसको एग्जामिन करना, उसका रिव्यू करना, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना। और ये चेक कौन करेगा बताओ? एक चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट सीए जानते हो ना? कॉमर्स के अंदर इंडिया में सबसे हाईली जो प्रोफेशनल डिग्री हम मानते हैं वो सीए मानते हैं, कि कोई बंदा अगर सीए किया है तो उसको बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर नॉलेज है, राइट? क्योंकि उसने सीए की पढ़ाई किया, मतलब उसने कॉमर्स को कितने साल पढ़ा है? उसने कम से कम कॉमर्स को 7 से 8 साल पढ़ा है। 7 से 8 साल पढ़ने के साथ साथ उसने 3 साल की किसी सीए फर्म में क्या की? आर्टिकलशिप की है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली है, प्रैक्टिकल काम सीखा है, और बाद में जाके वो सीए बनता है। सारे एग्जाम्स, सारी स्टेप्स को क्लियर करने के बाद सीए बनने के बाद 2 रास्ते होते हैं, याद रखिएगा। पहला रास्ता होता है, आजकल जो लड़के लड़कियां ज्यादातर चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं वो अच्छे पैकेज में जॉब पकड़ लेते हैं, नौकरियां ज्वाइन कर लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, एमएनसी में।
समझ रहे हैं? तो अगर आपने जॉब पकड़ ली तो आप ऑडिट नहीं करा सकते भैया, ऑडिट आप नहीं कर सकते। ऑडिट कौन कर सकता है? जो सीए इंस्टीट्यूट की क्या लेता है, मेंबरशिप लेता है, याद रखिएगा, वो ऑडिट कर सकता है। तो मेंबरशिप आपकी होनी चाहिए आईसीएआई की, तब जाके आप, मेंबरशिप का मतलब आप प्रैक्टिस में हैं, आप अपने क्लाइंट का काम कर रहे हैं, आपने लाइसेंस ले रखा है, तभी जाके आप ऑडिट कर सकते हैं। और एक सवाल और आता है, बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि सर एक सीए कितनी ऑडिट कर सकता है, कितनी फर्मों की क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है? तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम 60 ऑडिट कर सकता है इन अ ईयर। कितनी? 60 ऑडिट कर सकता है एक साल के अंदर, याद रखिएगा। 60 फर्म्स या 60 कंपनीज या 60 बिजनेसेस की ऑडिट कर सकता है अंडर सेक्शन 44 AB। ऑडिट का कौन सा सेक्शन है? 44 AB। ऑलराइट। अच्छा, आप समझ लीजिए, आप किसी सीए के पास ऑडिट के लिए तब जाएंगे जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि भैया मैं किस में फॉल कर रहा हूं, ऑडिट में फॉल कर रहा हूं। या फिर जब आप अपना आईटीआर भरवाने जाएंगे तब आपको वो सामने वाला सीए बताएगा। हो सकता है आपको नॉलेज ही नहीं हो ऑडिट का, आपको एबीसीडी नहीं आती अकाउंट्स की, आप तो धंधा कर रहे हो। अब आप चले गए किसके पास? सीए के पास। ठीक है, मान लो आपका चाय का कोई दुकान है, चाय कॉफी आप सेल करते हैं, आप सीए के पास चले गए, सीए ने आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क मंगाए, आपसे बैंक स्टेटमेंट मंगाया, आपसे आपका सेल बिल मंगाए, इनवॉइसेस मंगाए, जीएसटी टर्नओवर मंगाया। उसके आधार पर जब उन्होंने देखा कि आपका 4 करोड़ का टर्नओवर हो गया, साहब कितना, तो सीए क्या बोलेगा कि आपने बुक्स की क्या करनी पड़ेगी, ऑडिट करनी पड़ेगी। तो ये आप ऑडिट में आएंगे तो आपकी ऑडिट करवानी पड़ेगी आपको, सीधी सी बात है, आपको प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। जब आप ऑडिट में आते हैं तो आपका पहला रूल आपको क्या करना है, आपको व्यवस्थित तरीके से अकाउंट्स मेंटेन रखने पड़ेंगे। आप ऐसे ही धंधा नहीं कर सकते उस केस में, आपको प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको अपने आय व्यय एसेट लायबिलिटी सबके रिकॉर्ड डेट वाइज मेंटेन करने पड़ेंगे। चाहे आप वो मैनुअल मेंटेन करें, चाहे वो आजकल आज सॉफ्टवेयर के जरिए मेंटेन करें, कैसे भी करें, अकाउंटिंग कैसे भी करें, बट करें। ऑलराइट। तो आप समझिए और भी बहुत सारी ऑडिट होती है। एक और आपको मैं एक खास चीज बताने वाला हूं जो ध्यान से सुनिएगा। और भी तरीके की ऑडिट होती है, कंपनियों को भी ऑडिट करानी पड़ती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं उसको अंडर कंपनीज एक्ट। कॉस्ट ऑडिट भी होती है, स्टॉक ऑडिट भी होती है, ऐसी कई सारे अलग अलग लॉ में ऑडिट होती है, याद रखिएगा। जैसे इनकम टैक्स लॉ में जो ऑडिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स ऑडिट कहते हैं। वैसे ही दूसरे एक्ट में या दूसरे लॉ में भी ऑडिट के प्रोविजन है। ऑलराइट। टैक्स ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रीजन है टैक्स ऑडिट कराने के पीछे? तो देखिए, एक तो आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है, वो हमारे इंडिया का जो टैक्स ऑडिटर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की करेक्टनेस चेक करता है कि आपने उनको प्रॉपर मेंटेन किया या नहीं किया है। ठीक है। दूसरा, अगर किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिपेंसी है, कुछ गड़बड़ है, तो जो ऑडिटर है वो उसको रिपोर्ट करता है और वो एग्जामिन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और वो बताता है कि ये डिस्क्रिपेंसी है, मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये कमी पेशी है। ऑलराइट। और उस डिस्क्रिपेंसी की वजह से हो सकता है आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बढ़े, लायबिलिटी कम हो, आपकी जो गलतियां हैं उसको करेक्ट करना भी ऑडिटर का काम है। वो ऑडिट करते वक्त आपकी गलतियों को क्या करवाएगा, सुधरवाएगा, करेक्ट करवाएगा। और अगर जो गलतियां सुधर नहीं सकती उस केस में आपकी कोई एडिशनल लायबिलिटी बनती है तो वो आपसे वो लायबिलिटी का पेमेंट भी करवाएगा, याद रखिएगा। ऑलराइट। वो ये भी चेक करता है कि आपकी जो बुक्स है उसके अनुसार आपका कितना टैक्स बन रहा है, कितने डिडक्शंस बन रहे हैं, ये सब चीजें ऑडिटर का काम है, वो आपका चेक करेगा और आपकी ऑडिट करते हुए वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, याद रखिएगा। ऑलराइट। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव्स होता है बिहाइंड द टैक्स ऑडिट। आप समझिएगा, मतलब सीधी सी बात है, इनकम टैक्स रिटर्न जो आप भरने जा रहे हो जिन भी डेटाबेस के आधार पे, उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी करेक्टनेस चेक करता है कि आपने जो इनकम बताई है वो सही बताई नहीं बताई, आपने जो खर्चे क्लेम किए वो सही किए नहीं किए, आप जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हो वो सही एक्यूरेट है या नहीं है, ये सब चीजें चेक करता है, वेरीफाई करता है ऑडिटर। अभी मैं बता चुका हूं आपको वैसे तो टैक्स ऑडिट की लिमिट, दोबारा हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होने पर ऑडिट करानी पड़ती है, लेकिन अगर आप ज्यादातर बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये लिमिट आपको 10 करोड़ की मिल जाएगी, याद रखिएगा। याद रखिएगा 10 करोड़ तब जब आपकी टोटल टर्नओवर का 5% से ज्यादा का कैश टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ऑलराइट। मिनिमम
मतलब मैक्सिमम 5% कैश रिसिप्ट और पेमेंट होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको 50 लाख की लिमिट मिलेगी टैक्स ऑडिट की, याद रखिएगा। और 44AB में जा रहे हो आप, अपना प्रिजम्पटिव आधार पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आप याद रखिएगा उस केस में आपको जो मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है 8% या 6%, उससे कम दिखाओगे तो ऑडिट करानी पड़ेगी। और 44AD भी होता है, 44AE भी होता है ट्रांसपोर्टर के लिए, 44BB भी होता है शिपिंग कंपनी एविएशन कंपनियों के लिए, प्रिजम्पटिव बेसिस पर आयकर रिटर्न फाइल करना। तो उस केस में भी गवर्नमेंट ने जो मिनिमम प्रॉफिट दिखा रखा है वो आपको डिक्लेयर करना होता है, ऑडिट से बचना है तो। और अगर आप उससे भी कम दिखाना चाह रहे हो तो आपको अपनी बुक्स की ऑडिट करानी पड़ेगी। ऑलराइट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एक चीज और है यहां पर कि सर अगर कोई व्यक्ति की किसी और लॉ में ऑडिट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सपोज आपकी किसी और लॉ में, कंपनीज एक्ट में स्टैट्यूटरी ऑडिट हुई है या किसी और लॉ में आपकी कोई ऑडिट हो रही है, तो हमेशा ध्यान देना है आपको इन सच केसेस जहां पर आपकी किसी और लॉ में ऑडिट हो रही है, आपको उस केस में अपनी बुक्स इनकम टैक्स एक्ट में वापस से ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ऑडिट किसी भी एक लॉ में करानी पड़ेगी, ठीक है। और उस केस में ऑब्वियस सी बात है ना, किसी और लॉ में आपकी ऑडिट हुई है तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हुई होगी, तो जब आपकी ऑडिट रिपोर्ट आपके सीए द्वारा सबमिट हो रखी है तो आपको दोबारा ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में। ऑलराइट, अब समझते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है साहब। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट को समझना है तो आपको यहां पर ये दो फॉर्म समझने पड़ेंगे। फॉर्म 3CA मैं सेपरेटली, देखिए इन सब चीजों पर बहुत डिटेल में क्लासेस लेने वाला हूं और ये उस कोर्स में ऐड भी होगी, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं काफी डिटेल में। अगर आपको ऑडिट सीखना है तो सारे एस्पेक्ट्स मैं उसमें कवर कराऊंगा। तो फॉर्म 3CA होता है एक, और एक होता है फॉर्म 3CB, याद रखिएगा। अब आप समझिएगा कि फॉर्म 3CA ये क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। कौन फाइल करता है? जो ऑडिटर है वो फाइल करता है इस ऑडिट रिपोर्ट को। तो ऑडिटर अगर फॉर्म 3CA फाइल कर रहा है, इसका मतलब आपकी उसने ऑडिट किसी अन्य लॉ में कर रखी है। अगर ऑडिट किसी और लॉ में हो रखी है तो ऑडिटर, आपका जो ऑडिटर है वो कौन सा फॉर्म सबमिट करेगा? 3CA सबमिट करेगा। और अगर आपकी किसी और लॉ में ऑडिट नहीं हो रखी है तो फिर कौन सा फॉर्म सबमिट होगा? 3CB सबमिट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं और फॉरेन कंपनीज वगैरह से आपको कोई रॉयल्टी, फीस या टेक्निकल सर्विसेज रिसीव हुई है, अगर आप नॉन रेसिडेंट है या फॉरेन कंपनीज हैं और भारत सरकार से या भारत की किसी कंपनी से आपको रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव हुई है, तो आपको आपका ऑडिटर कौन सा फॉर्म सबमिट करेगा? फॉर्म 3CE सबमिट करेगा। और ये कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो 3CA हो, 3CB हो या 3CE हो, इनके साथ फॉर्म नंबर 3CD जरूर जाएगा। ये भी ऑडिट का पार्ट है, ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है, याद रखिएगा। तो अगर आपकी किसी और लॉ में ऑडिट नहीं हो रखी है तो 3CB प्लस 3CD, और अगर हो रखी है तो 3CA प्लस 3CD ऑडिट रिपोर्ट के रूप में फाइल होगा। ऑलराइट, ऑडिट कब करानी होती है, लास्ट डेट क्या होती है? आपको ये मान के चलना, ऑडिट की जो डेट होती है वो होती है 30 सितंबर। कब? लेकिन समय कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम डेट इसकी बढ़ा भी देती है। जैसे अभी 2024 में इसकी डेट को बढ़ा दिया गया था, तो 31 अक्टूबर कर दिया गया था, ठीक है। तो एक महीना एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ऐसे केस में याद रखिएगा, ऑडिट जो होती है वो, देखिए नॉन ऑडिटेड एसएससी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है 31 जुलाई तक, तो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई। अगर आप नहीं भरते हो तो 1000 रुपए पेनल्टी है 5 लाख से कम इनकम पर, और 5000 रुपए पेनल्टी है 5 लाख से ज्यादा इनकम पर, नॉन ऑडिटेड एसएससी के केस में। NAA, नॉन ऑडिटेड एसएससी। और जो ऑडिटेड एसएससी होता है, जिसको ऑडिट करानी होती है अपनी बुक्स की, उसको 30 सितंबर तक, या जो भी गवर्नमेंट द्वारा डेडलाइन है, नॉर्मली 30 सितंबर, लेकिन अगर बढ़ा दी गई तो वो व्हाटएवर द ड्यू डेट्स है ना, डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी ईयर, उसमें आपको ऑडिट करानी होती है। नहीं कराने पर इस पर हैवी पेनल्टी, याद रखिएगा। वहां तो आप 1000-5000 में निपट जाओगे, इसमें आप 1000-5000 में नहीं निपटोगे। आपका टर्नओवर का 0.50% पेनल्टी, या फिर 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी, विच एवर इज लोअर। तो मैक्सिमम 1.5 लाख की पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है अगर आप ऑडिट में आते हैं, उसके बावजूद आप टाइम पे अपनी बुक्स की ऑडिट नहीं कराते हैं, ठीक है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट है, याद रखिएगा। अब आप ये भी समझिए कि जो
ऑडिट रिपोर्ट बनाता है सीए, जो टैक्स ऑडिटर होता है, उसको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना होता है, उसके लॉगिन से जाकर उसको ये फाइल करना होता है। मतलब सीए का लॉगिन आईडी होता है, उससे वो ऑडिट रिपोर्ट क्या करेगा, फाइल करेगा। ठीक है, और टैक्स पेयर भी अपने सीए को अपने लॉगिन पोर्टल में ऐड कर देगा। फिर क्या होगा, जब सीए अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करता है तो टैक्स पेयर को उसे या तो अपने पोर्टल पर जाकर एक्सेप्ट करना पड़ता है या रिजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर रिजेक्ट करता है तो रिजेक्ट का कारण भी बताना पड़ता है कि उसने क्यों रिजेक्ट की। तो ऑडिट होने के बाद जो चार्टेड अकाउंटेंट या जो टैक्स ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और टैक्स पेयर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। याद रखिएगा, हाँ ये रिपोर्ट में जो भी बताया गया वो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। अगर रिजेक्ट कर रहा है तो फिर क्या बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। ऑलराइट, ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करने की जो डेट होती है, याद रखिएगा, वो होती है 30 सितंबर। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रखे हैं तो उस केस में ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की डेट होती है 31 अक्टूबर। यानी आपको अपना ड्यू डेट से पहले पहले ऑडिट भी करवाना और ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करवाना जरूरी होता है। इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग या डिले फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, व्हाट आर द पेनल्टी प्रोविजन, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि आपको अपना टोटल सेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट का 0.5%, सोचिए आपका 5 करोड़ का टर्नओवर है साल का पर एनम, तो 0.5% कितना होता है, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो कम हो, तो इस केस में 1.5 लाख का फटका लग जाएगा अगर आप डेट मिस कर गए तो। समझ रहे हैं? तो वो 1,000 ने 5,000 में नहीं निपटने वाले अगर आपने टाइमली ऑडिट नहीं करा। इसलिए टैक्स ऑडिट का जो टाइम पीरियड होता है बहुत मायने रखता है। आप नहीं चूक सकते उसको, क्योंकि चूके नहीं, हैवी पेनल्टी का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट लाइक जीएसटी ऑडिट या जीएसटी रिटर्न, एनुअल रिटर्न। जीएसटी में एनुअल रिटर्न नहीं भरते हो टाइमली तो वो डेली पेनल्टी होती है, जो बहुत नॉमिनल अमाउंट होती है कि 8-10 दिन अगर बंदा लेट भी हो रहा है किसी वजह से तो उसको नॉमिनल अमाउंट पे करना होता है पेनल्टी का। बट इनकम टैक्स में आप टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट को नहीं चूक सकते, क्योंकि आपको हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है मॉनेटरी वे में, याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि इसमें भी अगर किसी वजह से आप चूक जाते हो तो आप इसमें एक सेक्शन के अंतर्गत रीजनेबल कोज बताते हुए पेनल्टी से बच सकते हो, और वो सेक्शन होता है 271B। और क्या रीजनेबल कोजेज हो सकते हैं, याद रखिएगा कि आपने समय पे अपना ऑडिट रिपोर्ट नहीं फाइल किया है, समय पे अपनी बुक्स की ऑडिट नहीं कराई। निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है। नेचुरल कैलेमिटी, किसी तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उस वजह से नहीं कर पाए। आपके टैक्स ऑडिटर ने समय पर, मतलब जब ऑडिट का टाइम था तभी उसने रेजिग्नेशन दे दिया, आपका काम छोड़ दिया, उस वजह से आपको नया बंदा ढूंढने में और समय लग गया, ये रीजनेबल कॉज हो सकता है। आपका जो की पर्सन है, बंदा है जो इन सारे बुक्स को हैंडल कर रहा था, वो उस समय क्या कर गया, रिजाइन कर गया, जिसकी वजह से आपको डिले हो गया। क्योंकि हर आदमी अकाउंट्स का जानकार थोड़ी होता है। कौन होता है अकाउंट्स का जानकार? जो अकाउंटेंट है वो है। अब सोचिए जो अकाउंटेंट है या जो अकाउंट मैनेजर है उसने एन मोमेंट पर सितंबर में काम छोड़ दिया, तो भैया आपका तो फिर वो सब सीए को कौन रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा? तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से डिले हो सकता है। या आपकी बिजनेस में, आपकी फैक्ट्री में लेबर वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, स्ट्राइक वगैरह, लॉकआउट वगैरह हो गया, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पीरियड मिस कर गए। ठीक है, या फिर आपको किसी भी तरीके का आपके अकाउंट्स का लॉस हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, आग लग गई साहब और आपके सारे बुक्स जल गए साहब, तो उस केस में भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। या फिर किसी भी तरीके का आपका जो बिजनेस में जो प्रोप्राइटर, पार्टनर या जो की पर्सन है उसकी कोई डेथ या इनएबिलिटी, फिजिकल इनएबिलिटी की वजह से आप लेट हो गए। ये रीजन हो सकते हैं जो ट्रिब्यूनल या कोर्ट में आप बता सकते हैं ये सेक्शन के अंतर्गत, और आप पेनल्टी से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच पाएंगे अगर आप ड्यू डेट मिस कर गए। ऑलराइट, so what are the conclusion of this class? Tax audit is mandatory as per the income tax act. याद रखिएगा, every businesses and professional उनको अपने टर्नओवर को हमेशा अपने माइंड में रखना होगा, कीप इन माइंड कि आपने कितना टर्नओवर या कितना रिसिप्ट किया है। अगर आपका टर्नओवर अच्छा खासा हो रहा है और आप ऑडिट के दायरे में आते हैं तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल से मिलिए,
आप उसको हायर करिए और अपना ऑडिट कराइए बुक्स का और ऑडिटेड रिटर्न भरिए। फिर 31 जुलाई आपके लिए ड्यू डेट नहीं होगी, बल्कि 30 सितंबर आपके लिए ड्यू डेट होगी। ऑडिट कराना आपको उस केस में मैंडेटरी होगा। आप लीगल एक्शन या जो किसी तरीके की पेनल्टी को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप टाइमली कंप्लायंस करेंगे और ऑडिट की कंप्लायंस करेंगे। सो दिस इज द बेसिक अबाउट टैक्स ऑडिट। सो आज की क्लास में आपको मोटे मोटे तौर पर यह पता चला होगा कि ऑडिट किसे करानी होती है, नहीं कराने पर क्या होगा, और कौन करता है ऑडिट, और कौन सी ऑडिट रिपोर्ट होती है। ये सब मैंने आज की इस क्लास में आपको बताया है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऑडिट का पूरा कंप्लीट कंप्लायंस सीखना है तो ऑडिट का कोर्स अवेलेबल है और ये रनिंग बैच है, रेगुलर बेसिस पे इस पे क्लासेस ऐड होगी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं अंडर द इनकम टैक्स ऑडिट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।